गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आज आपको बताएंगे केमिकल क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी के बारे में, द थर्ड चैप्टर या थर्ड यूनिट ऑफ द क्लास 11th, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसके अंदर अगर हम पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, पीरियोडिसिटी का मतलब बताएंगे। ठीक है, बिकॉज यू स्टडी द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी? द पीरियोडिसिटी मींस रिपीटेशन। ठीक है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? रिपीटेशन। तो यहां पर अगर हम बात करें, इट मींस पीरियोडिसिटी मींस रिपीटेशन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक सर्टेन लिमिट के बाद हमारे पास एक रिपीटेशन देखने को मिलेगा प्रॉपर्टीज में, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स जो हैं हमने कुछ इस तरीके से ग्रुपिंग की हुई है उनकी, कि आपको एक ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट की अगर प्रॉपर्टीज याद हो जाती हैं तो बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लगभग उन्हीं एलिमेंट्स की सिमिलरिटी हमें दिखाती हैं, सिमिलर होती हैं, तो हमें बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अलग अलग तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है। तो पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिक टेबल की बनाने की हमें जरूरत किस लिए पड़ी, हमें क्लासिफाई करने की जरूरत किस लिए पड़ी एलिमेंट्स को, अगर आसान सी भाषा में बेटा आपको बताएं तो अगर आपको मैं नॉर्मली दे दूं 100 की, आपको कह दूं कि 100 एलिमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज याद कीजिए, उन एलिमेंट्स के बारे में आप याद करके मुझे बताइए, और दूसरी तरफ मैं कह दूं आप 10 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद कीजिए, आपको उन 10 के बेसिस पे 100 अपने आप याद हो जाएंगे। देन विच इज द इजी प्रोसेस कि 10 एलिमेंट्स को याद करें और उसके बेसिस पे 100 हम मुझे अपने आप से याद हो जाए। तो क्लासिफिकेशन करने का या पीरियोडिक टेबल बनाने का नीड यही है कि जैसे जैसे एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर होते जा रहे थे वैसे वैसे हमारे को उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। तो हमने कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को कि हम कुछ ही एलिमेंट्स को याद करें और बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज वो हमें अपने आप याद हो जाए। तो हमने इजी करने के लिए, प्रोसेस को, अपने काम को आसान करने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाना जरूरी समझा। एंड हु इज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल बनाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? दैट इज मेंडलीव। ठीक है, तो हमारी मेंडलीव जो है साइंटिस्ट, सर मेंडलीव जो है वो पीरियोडिक टेबल के फादर माने जाते हैं, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है जो हम आज तक पढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ चेंजेस हम उसमें कर चुके हैं, न्यू पीरियोडिक टेबल हमारे पास आ चुकी है, बोहर पीरियोडिक टेबल, लेकिन जो बेस है वो बेसिक जो हमें क्राइटेरिया दिया था वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से ही हमें मिला था। So what is periodic table? That is the arrangement of the element in groups or the periods, so we can study the elements in the easiest way. एलिमेंट्स को आसान तरीके से समझने के लिए, एलिमेंट्स को आसान तरीके से अप्रोच करने के लिए हमने कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स वहां पे बनाए हैं, सो दैट द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ अ element of the elements can be grouped together in a single line. That table is known as periodic table. तो सीधी सी बात है, हमने अपने काम को आसान किया है पीरियोडिक टेबल को बना के, ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट्स ना पढ़ने पड़े, कुछ मिनिमम से मिनिमम एलिमेंट्स को पढ़े और उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें सभी की क्लैरिफाई हो जाए। तो पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो बेस है हमारा वो क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है हमारी, मेंडलीव इज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और वहां पर जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुपिंग करना हमारे लिए इसीलिए जरूरी हो गया था ताकि उनको समझना हमारे लिए, उनको याद रखना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो अब पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले हमें एक हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमने शुरुआत की थी। देखिए, बिल्कुल शुरुआत में एकदम से तो पीरियोडिक टेबल हमने बनाई नहीं होगी, कुछ क्राइटेरिया हमने यूज किया है, कुछ हमने अप्रोचेज यहाँ पे लिए जिससे हम यहाँ तक पहुंचे, इस पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे हैं। तो जो हिस्ट्री है हमारी पीरियोडिक टेबल बनाने की, उसमें सबसे पहले काम किसने किया था? सबसे पहला और उम्दा काम हम कहेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने हमें दिए थे ट्रायड, एंड दैट इज नोन एज डॉबरिनर ट्रायड्स। डॉबरिनर ट्रायड्स, डॉबरिनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ट्रायड्स बना के दिए थे। देखिए, जब डॉबरिनर हमारे सामने आए थे, साइंटिस्ट हमारे सामने आए थे, तब तक हमारे कुछ ही एलिमेंट्स हमारे सामने हमें दिखाई दिए, हमारे नेचर में हमें
पता लगे थे। तो डॉबरिनर ने यहाँ पे क्या किया था, क्या काम किया इन्होंने कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे सामने आ चुके थे नेचर के अंदर, हमने उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। जस्ट इमेजिन हमारे पास 14 एलिमेंट्स अगर आए हैं, इमेजिनेशन दे रही हूँ मैं यहाँ पे कि 14 एलिमेंट्स अगर आए हैं हमारे पास, तो 14 एलिमेंट्स की जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनको हमने स्टडी किया। ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हमने क्या किया, जिन जिन एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। एंड ग्रुपिज्म बनाने का क्राइटेरिया क्या था डॉबरिनर का, मान लीजिए इन्होंने ट्रायड बनाए थे, तो मान लीजिए कोई 3 एलिमेंट ए, बी और सी सिमिलर प्रॉपर्टी आपकी दिखा रहे हैं। तो जब ए, बी और सी सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन तीनों का ट्रायड बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इनका जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में रखा हुआ है। अभी एग्जांपल से भी हम इसको समझेंगे। तो डॉबरिनर ने क्या किया, जिन जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी नजर आ रही थी उनका ट्रायड बनाया। और ट्रायड बनाने का क्राइटेरिया क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने ये देखा कि जो ए का एटॉमिक मास है एंड जो सी का एटॉमिक मास है, जब हम उन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं, दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ बी। तो ये अपने आप हो गया एक चमत्कार, कह सकते हैं कि ए का एटॉमिक मास और सी का एटॉमिक मास जो है हमारा, उनका एवरेज जो है हमारे मिड एटम का एटॉमिक मास निकल के आया। तो बेस क्या था डॉबरिनर के ट्रायड का, एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने एटम्स को अरेंज किया। और जब इन्होंने अरेंज किया तो ये देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एटम्स थे वो एक ट्रायड बना रहे थे। फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास, दैट विल गिव द एवरेज ऑफ द थर्ड एटम। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, इन्होंने स्टडी किया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जब इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को स्टडी किया तो क्या देखा इन्होंने कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज लगभग निकल के आ रही हैं। इन्होंने इनको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया। जरा देखें यहाँ पे, तो लगभग इसका 6.9 होता है, पोटेशियम का 39.0 होता है और सोडियम का 23.0, लगभग 7 भी लेके चल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर जब इन्होंने देखा कि लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है, पोटेशियम का 39.0 है, डिवाइडेड बाय 2, हम जब इसका एवरेज लेंगे, दैट एवरेज कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 23.0, विच इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो हमें अगर फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का पता है तो हम सेकंड एलिमेंट यानी मिड एलिमेंट इजीली निकाल के लेके आ सकते हैं कि कौन सा आपका होगा यहाँ। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स का ट्रायड इन्होंने बनाया, जिसमें फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास, सेकंड का एवरेज हमें दे रहा था, यानी एटॉमिक मास हमें दे रहा था। एंड दैट ट्रायड विल गिव यू द सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है, उनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्या प्रॉपर्टीज थी इन तीनों की, ऑल 3 आर मेटल्स। तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स थे वो मेटल्स थे हमारे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी कि तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो कितनी वैलेंसी शो कर रहे थे, द वैलेंसी ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स इज 1। तीनों एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या थी, 1 थी, यानी कि तीनों के तीनों एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन को देके खुश थे। एक इलेक्ट्रॉन जैसे इन तीनों एलिमेंट्स में से निकलता है, दे विल गेट अ नोवेल गैस कॉन्फिगरेशन विच इज स्टेबल। तो अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए तीनों ही एलिमेंट्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के खुश थे। सो वी कैन से वैलेंसी ऑफ ऑल दिस 3 एलिमेंट्स इज 1। थर्ड प्रॉपर्टी, जब इन तीनों ही मेटल्स के साथ हमने वाटर का एडिशन किया, जब इन तीनों ही मेटल्स में हमने वाटर का एडिशन किया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाने की कोशिश की, तो हमने ये देखा तीनों ही मेटल्स अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं विच बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। तो यहाँ पर हमने देखा, ये तो 3 ही एग्जाम्पल है देखिए, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलैरिटी दिखा रही है। यहाँ पे अगर हम सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लिथियम ले रहे हैं तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। पोटेशियम ले रहे हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स हमें एक ट्रायड बना के दे रहे हैं कि एटॉमिक मास जो है वो भी अरेंज हो रहे हैं इनके बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तीनों की तीनों सिमिलर प्रॉपर्टीज भी हमें शो कर रहे हैं। सो वी कैन से यहाँ पर एलिमेंट्स को ट्रायड के रूप में अरेंज कर सकते हैं। तो डॉबरिनर ने यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स उस समय पे डिस्कवर हुए थे उन सभी को इस तरीके से ट्रायड बनाने की कोशिश की और हमारे काम को आसान करने की भी कोशिश की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब इन तीनों की स्टडी की डॉबरिनर ने
तो यहाँ पे ये देखा कि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास लगभग आपको एवरेज दे रहे हैं ब्रोमीन का। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है लगभग 35.5। आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन का एटॉमिक मास होता है लगभग 127। जब इन दोनों का एवरेज यानी कि 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2, जब इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास लगभग निकल के आता है ब्रोमीन का, दैट इज नियर अबाउट 79.9। तो यहाँ पे ये एक ट्रायड सेट हो गया। और जब तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया तो हमने पाया तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी दिखा रही थी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि ऑल द थ्री आर नॉन मेटल्स। तीनों की तीनों जो हमारी एलिमेंट्स थी वो नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही थी बेटा। और दूसरी अगर हम देखें तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर तीनों, अगर हम इनके अंदर पानी डालते हैं, देखिए कोई भी एलिमेंट अगर हम ए बी सी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, ए बी या सी कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं और वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं, दे विल फॉर्म व्हाट हाइड्रोजन हैलाइड। ये हैलाइड्स कहलाते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन का हैलाइड बनाते हैं। तीसरी चीज हमने क्या देखी, ऑल दीज थ्री एग्जिबिट व्हाट वैलेंसी अगेन 1। तीनों के तीनों एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लेके खुश हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, तीनों की स्टडी की तो हमने देखा तीनों की वैलेंसी क्या थी, 1 थी। they want to take one electron to give the stability of the atom। अपने एटम को स्टेबल करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लेके खुश थे। तो डॉबरिनर ने शुरुआत की एटॉमिक मासेस को बेस मान के कि एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जब हम सेट करते हैं एलिमेंट्स को, दे गिव यू द ट्रायड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हालांकि डॉबरिनर का ये काम बहुत लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे फर्दर, वैसे वैसे इन ट्रायड्स का जो बनना है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता चला गया। तो डॉबरिनर के ट्रायड जो थे वो बहुत लंबे समय तक नहीं चले और इन्होंने हालांकि काम की शुरुआत की, जिससे हमें थोड़ा सा स्टडी करना एलिमेंट्स को आसान हो गया। अब डॉबरिनर के ट्रायड के बाद जब ये फेल हो गया तो डॉबरिनर के ट्रायड के बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए उन्होंने हमें जो काम जो बताया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन आए थे, न्यूलैंड, और उन्होंने हमें क्या दिया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्योरी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने सहारा लिया बेटा म्यूजिकल नोट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देखें म्यूजिक में कभी आपने सुना होगा, म्यूजिक की जो फर्स्ट नोट होती है वो 8th नोट के सिमिलर होती है, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो फर्स्ट नोट होती है वो 8th नोट के सिमिलर होती है। सेम एज न्यूलैंड ये बोले कि जो एलिमेंट्स हमारे सामने हैं, हमारे नेचर में हैं, अगर उनको हम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है। सो हमें एक सर्टेन गैप के बाद एक रेगुलरिटी मिल रही है प्रॉपर्टीज के अंदर, एक सिमिलरिटी मिल रही है प्रॉपर्टीज के अंदर, और वो फॉलो किसको कर रही है, हमारे म्यूजिकल नोट्स के आंकड़े को, ठीक है, यानी 8 के आंकड़े को। तो इन्होंने ये कहा, इनका बेस क्या रहा, जिस तरीके से म्यूजिकल नोट्स में हम फर्स्ट एंड 8th नोट में सिमिलरिटी देखते हैं, उसी तरीके से हमारा जब एलिमेंट हम रखते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8th एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज हमें रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर देखें, अगर हम इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी जो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, यही है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सॉरी कार्बन रह गया बीच में, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इन्होंने ये देखा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाए। जब तक जो भी एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल थे, न्यूलैंड ने इस तरीके से उनको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा और एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल हमें बना के दी, जिसके अंदर इन्होंने बेस ये रखा कि फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर रही।
ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या रही, इनकी खामियां क्या रही? लिमिटेशंस की अगर हम बात करें बेटा, तो पहली लिमिटेशन ये रही न्यूलैंड की कि अप टू कैल्शियम तक जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो हमारी सक्सेसफुल रही। उसके बाद वाले एलिमेंट्स में ये पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल नहीं रही, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि हमारी जो ये अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, ठीक है, दिस इज वैलिड अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स आए उनमें उन सक्सेसफुल ये नहीं रही, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आनी जो है वो शुरू हो गई। ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन क्या रही कि इन्होंने एक ही स्लॉट के अंदर दो एलिमेंट्स को रखा है। आप एनसीईआरटी खोलिएगा, एनसीईआरटी के अंदर देखिएगा जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसके अंदर आपके फोर्थ रो में कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा हुआ है। यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है उसके अंदर हमारे क्या है, कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रखा हुआ है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट किस लिए रखे होंगे? भाई अगर कोबाल्ट और निकल अलग अलग एलिमेंट हैं और इनकी एटॉमिक मास भी अलग अलग है, जो कि हमें पता है, अभी हमें पता है, हालांकि पहले हमें इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, तो कोबाल्ट और निकल अलग अलग एलिमेंट है, इनका एटॉमिक मास भी अलग है, तो इन्हें एक ही स्लॉट में क्यों रखा हुआ है, इनको अलग अलग जगह पे क्यों नहीं रखा? एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? जब इनका बेस ही ये है कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हमें एटम्स को रखना है, तो कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट पे क्यों रखा हुआ है? और अगर सेम स्लॉट में रखा हुआ है तो इनको नाम अलग अलग क्यों दिया हुआ है? ये तो एक ही एलिमेंट होना चाहिए फिर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, तो अलग स्लॉट में रखिए, सेम स्लॉट पे क्यों रख रहे हैं? तो इस बात का आंसर इनके पास, न्यूलैंड के पास नहीं था। तो सेकेंड लिमिटेशन क्या है? दे टेक या ही टेक टू एलिमेंट्स, कोबाल्ट एंड निकल, जो हम एग्जांपल दे सकते हैं, इन द सेम स्लॉट। एक ही स्लॉट के अंदर इन्होंने दो एलिमेंट्स को रखा जो वाकिफ नहीं है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एटॉमिक मास रखे हुए हैं, तो अलग अलग रखने चाहिए। ठीक है। तीसरी लिमिटेशन क्या रही कि जब तक न्यूलैंड लॉ बना था ऑक्टेव का, तब तक हमारे पास लगभग 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और इन्होंने 56 एलिमेंट्स का एक पीरियोडिक टेबल इस तरीके से बना दिया। ठीक है। आने वाले नए एलिमेंट्स कहाँ रखे जाएंगे या आने वाले नए एलिमेंट्स की कौन सी जगह दी जाएगी, इस बात का आंसर इनके पास नहीं था। या फिर ये भी आंसर ये नहीं कर पाए क्या आगे फ्यूचर में 56 से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई जगह छोड़ी, ना किसी आने वाले एलिमेंट के बारे में बात की और ना ही कुछ हमें बताया। तो क्या आने वाले जनरेशन या फ्यूचर के अंदर 56 के अलावा और एलिमेंट्स नहीं होंगे? और अगर 56 के अलावा और एलिमेंट्स होंगे तो वो कहाँ रखे जाएंगे? अगर इनके बीच में कहीं पर आते हैं तो पीरियोडिक टेबल खत्म, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का जो बेस था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड लास्ट लिमिटेशन, जैसे ही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हमारे पास आया उसके बाद हमारे पास डिस्कवर हुई नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, और नोबल गैस में आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली गैस कौन सी? हीलियम। ठीक है। हीलियम का स्पेस कहाँ है? हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में। अगर हम नोबल गैसेस को इस पीरियोडिक टेबल में रखने की कोशिश करते हैं तो ऑक्टेव का लॉ खत्म, क्योंकि हीलियम अगर आ जाएगा तो हाइड्रोजन के नीचे कौन आएगा? फिर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, दे डिस्कार्ड द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी हमारा इस तरीके से धीरे धीरे डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद थर्ड जो हमारे आए, दैट इज मेंडलीव। तीसरे जो साइंटिस्ट हमारे पास आए जिन्होंने यहां पर काम करना शुरू किया, दैट इज मेंडलीव। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब तक हमने जो दो काम पढ़े हैं, दो हिस्टोरिकल काम पढ़े हैं, उन दोनों में हमारा बेस क्या है बेटा? We are taking the atomic mass as a base, atomic mass according to increasing atomic mass हम एटम्स को रख रहे हैं। ठीक है। तीसरे जो हमारे पास साइंटिस्ट आए उनकी पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एंड ही इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ध्यान रखिएगा,
ठीक है, ही इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने भी क्या किया, ये कह रहे हैं कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इनका भी बेस क्या है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। अब देखिए इन्होंने किया क्या था, मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो इन्होंने क्या किया, हर एलिमेंट को स्टडी करके, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके बनाए फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट को स्टडी किया हाइड्रोजन को, और उस हाइड्रोजन को स्टडी किया, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास रखा, एंड नीचे उन्होंने क्या राइट डाउन की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब हमारे पास मेंडलीव ने काम किया तो जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उन सभी एलिमेंट्स के बनाए इन्होंने फ्लैश कार्ड। जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको इस तरीके से एक रो में इन्होंने रख लिया और अरेंज करने की कोशिश की। एंड ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रख के इन्होंने एलिमेंट्स को स्टडी किया, और स्टडी करके इन्होंने इस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाई, एंड दैट अरेंजमेंट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जब इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाई तो इन्होंने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको तो बोला जाएगा पीरियड्स, और जो वर्टिकल रोज हैं उनको बोला जाएगा बेटा ग्रुप्स। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड बना के इन्होंने बहुत मेहनत की है भाई। देखो फ्लैश कार्ड बनाए, फ्लैश कार्ड बना के अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इनको अरेंज रखा, और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उनको एक रो में इस तरीके से रखने की कोशिश की। और जब इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो ये बोले कि जो हॉरिजॉन्टल रोज बन रही हैं, देखो जैसे ये हॉरिजॉन्टल रोज बन रही हैं, इनको बोला जाएगा पीरियड्स, और जो ये वर्टिकल रोज बन रही हैं इनको बोला जाएगा ग्रुप्स। ठीक है, तो जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई तो इस पीरियोडिक टेबल में हमको क्या क्या देखने को मिला। पीरियोडिक टेबल बनने के बाद जब हमारे सामने आई, जब इन्होंने इन सभी एलिमेंट्स को अरेंज करके हमारे सामने रखा एक टेबल के रूप में, तो हमें क्या क्या देखने को मिला। देखिए डिस्क्रिप्शन, सबसे पहली बात अगर हम करें तो हमने वहां पर देखे पीरियड्स एंड ग्रुप्स, यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल पीरियड्स बना रखे हैं इन्होंने और वर्टिकल ग्रुप्स बना रखे। सेकेंड थिंग हमने क्या देखी कि जो ग्रुप्स थे उनका नंबर था 9, यानी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल हमारे सामने रखी तो 9 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। उन 9 ग्रुप्स को इन्होंने कहा है यू हैव टू यूज द रोमन नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट में 9th ग्रुप को इन्होंने बोला 0। ठीक है, तो 9 ग्रुप है हमारे पास, जिनमें से 8 हमने रोमन नंबर्स में रखे और लास्ट ग्रुप है हमारा 0 ग्रुप। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 to 7 जो हैं उनको इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, सब ग्रुप A एंड सब ग्रुप B। यू कैन सी द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन योर एनसीईआरटी, कि आपके शुरू के जो 7 ग्रुप हैं उनको इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में इन्होंने फर्स्ट A और फर्स्ट B इस तरीके से 2 सब ग्रुप बनाए हुए हैं। ऐसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th में जो 8th ग्रुप है उसको इन्होंने ट्रायड बनाया हुआ है। उसके अंदर आपको 3-3 एलिमेंट्स का ट्रायड दिखाई देगा। एंड देन 0 ग्रुप जो है वो आपका इन्होंने बनाया है नोबल गैसेस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन्होंने रखा, और सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इन्होंने एक लाइन में यानी कि एक ग्रुप में रखा। तो इनके 9 ग्रुप बने थे, और उन 9 ग्रुप में से 7 को 2-2 सब ग्रुप रखे हुए थे, 8वें में ट्रायड बना था, और 0 ग्रुप को इन्होंने नोबल गैसेस का ग्रुप जो है वो बनाया है। पीरियड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 7 पीरियड बने थे, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड हमें देखने को मिले थे, जिसमें फर्स्ट पीरियड था उसमें हमारे 2 ही एलिमेंट थे, उसको शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से जाना गया। ठीक है, सेकंड और थर्ड पीरियड जो है वो 8 एलिमेंट रखे हुए था, उसको शॉर्ट पीरियड के नाम से जाना गया। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड थे वो 18 एलिमेंट रखे हुए थे, उनको लॉन्ग पीरियड के नाम से जाना गया। 6th पीरियड के अंदर जब हमने देखा तो लगभग 32 एलिमेंट्स थे, उनको लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से जाना गया। और 7th पीरियड हमारे पास इनकम्प्लीट था,
जो फर्दर उन्होंने छोड़ दिया कि फ्यूचर के अंदर कोई एलिमेंट अगर आएंगे तो वो इस पीरियड को कंप्लीट करेंगे, फर्दर पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्होंने हमें जगह दी। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने जो स्टडी किया वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि हमारे पास 9 ग्रुप थे, 7 पीरियड थे, और हर एक ग्रुप के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स रखे हुए थे दे शो यू द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो उसकी वजह से हमें इनको एलिमेंट्स को पढ़ना, एलिमेंट्स को समझना, एलिमेंट्स को याद रखना आसान हो गए। ठीक है, अब बात करें जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल हमें दी, हमारे सामने रखी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फायदे क्या हैं। चलो देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल बनाई है तो उसके कुछ ना कुछ फायदे तो होने चाहिए ना, तभी तो वो चलेगी, तभी तो वो काम होगा। ठीक है, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। सिस्टमैटिक स्टडी आसान सी भाषा में मान लीजिए, देखो मैं आपको गिनती याद करने देती हूँ 1 to 10। ठीक है, मैं कंबरसम तरीके से याद करने को दे दूं 1 4 7 8 10 2 3, तो शायद नहीं याद होगी आपको, बिकॉज आपको शुरू से आदत क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सिस्टमैटिक तरीके से याद करने की आपको आदत है। अगर आपको जंबल तरीके से हम दे देंगे याद करने के लिए तो शायद आप भूल जाओगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे बात करें अगर, तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मेंडलीव के समय पे थे, मेंडलीव के समय पे लगभग आपके पास 63 to 65 एलिमेंट्स थे। 63 to 65 एलिमेंट्स को एक एक करके कंबरसम तरीके से याद करना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। लेकिन अगर आपको मैं सिस्टमेटिक तरीके से एलिमेंट्स को रख के दे दूं और कह दूं एलिमेंट्स को फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए, बाकी सब सिमिलर है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस ये थी कि हमारे एलिमेंट्स को याद रखना, एलिमेंट्स को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया, बिकॉज उन्होंने हर एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक तरीके से अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हमारे सामने रख के एक पूरी टेबल हमें बना के दे दी थी। तो सिस्टमेटिक स्टडी वहां पे हमें इन्होंने दी। सेकेंड इंपॉर्टेंस, प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स। अगर यहाँ पे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात करें तो बहुत ही बढ़िया काम, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये पॉइंट है कि नए एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन इन्होंने हमें दे दी। अगर एग्जांपल हमें दें तो आप आजकल की पीरियोडिक टेबल में ये 3 एलिमेंट्स पढ़ते हो, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक है, बताएंगे आपको, पीरियोडिक टेबल भी याद कराएंगे आगे। ठीक है, जब आपको बोहर पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो वहां पे ये 3 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। अगर आपको क्लियर करें यहाँ पे, तो मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब तक ये 3 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन मेंडलीव ने इन तीनों की हमें प्रॉपर जगह भी बताई, इनकी प्रॉपर्टीज भी हमें दे दी कि आने वाले समय में इस जगह पर ये एलिमेंट आएंगे और इनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। और जब फ्यूचर में इन 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही थी जो मेंडलीव ने हमें दी। बहुत ही बढ़िया काम हम कह सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स हमारे सामने आए भी नहीं है, हमने उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। ठीक है, तो स्कैंडियम जो है उस टाइम पे देखिए नाम नहीं मेंडलीव ने दिए थे, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। इन्होंने स्कैंडियम को बोला था बेटा इका बोरोन। इका एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है फर्स्ट टू डेथ। ठीक है, यानी बोरोन के बाद अगला पहला एलिमेंट जो आएगा वो होगा इका बोरोन, और फ्यूचर में जब वो डिस्कवर हुआ तो उसको नाम रखा गया स्कैंडियम। ठीक है, सेकंड जो गैलियम है उसको उन्होंने नाम रखा था इका एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो ये होगा। और जर्मेनियम का इन्होंने नाम रखा था बेटा इका सिलिकॉन, यानी कि जो एलिमेंट हमारे पास आए भी नहीं है अब तक उनका इन्होंने नाम भी रख दिया और हमें प्रॉपर्टीज भी बता दी। और जब फ्यूचर में वो डिस्कवर होके हमारे सामने आए तो बहुत ही पेचीदा बात कि उनकी वही प्रॉपर्टीज थी जो हमें मेंडलीव ने दी थी। ठीक है, तो उन्होंने हमें एलिमेंट्स के आने से पहले, एलिमेंट्स के डिस्कवर होने से पहले ही बता दिया कि इस जगह पर, इस स्लॉट में कुछ एलिमेंट्स फ्यूचर में आएंगे और उनकी वो प्रॉपर्टीज होंगी। तो इन्होंने नए एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन हमें पहले ही दे दी जो हमें पता भी नहीं थी। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंस, करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक मास। करेक्शन ऑफ
डाउटफुल एटॉमिक मास। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पे हमें डाउट था, उनको भी इन्होंने करेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेके चले किस तरीके से, तो देखिए बेरिलियम हमारे सामने रखा हुआ था, जिसका एटॉमिक मास हम मान के चलते थे 13.5। जब तक मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई थी, बेरिलियम का एटॉमिक मास माना जाता था 13.5। ठीक है, 13.5 का क्या मतलब है? देखिए हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर चले तो क्या है हमारे पास, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, यही पर है ना बेरिलियम। ठीक है, लिथियम के बाद अब यहाँ पे 13.5 अगर इसका एटॉमिक मास है बेटा, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए ना, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो बेरिलियम तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए। लेकिन जब हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो बेरिलियम है कहाँ? लिथियम और बोरॉन के बीच में। ठीक है, अब मेंडलीव कहते हैं भाई लिथियम और बोरॉन के बीच में आएगा बेरिलियम, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इस ग्रुप से मैच कर रही है, जिस ग्रुप में मैंने इसको रखा हुआ है। बट प्रॉब्लम ये आती है, ये कहते हैं कि बेरिलियम का एटॉमिक मास तो 13.5 है, तो ये यहाँ पे तो आना नहीं चाहिए, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए, बट वहां इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही हैं। तो मेंडलीव ने क्या कहा कि भाई रुको, यहाँ पे इसके एटॉमिक मास में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, जो बेरिलियम है, जब पहले स्टडीज की गई थी, वे बोले कि बेरिलियम का इक्विवेलेंट मास है और जो वैलेंसी है, बिकॉज इक्विवेलेंट मास और वैलेंसी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल गिव यू द एटॉमिक मास। तो इक्विवेलेंट मास जो है वैलेंसी का, सॉरी इसका बेरिलियम का, वो था 4.5 और वैलेंसी जो फाइंड आउट की थी वो फाइंड आउट की थी 3। मेंडलीव ने इस पे दोबारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस की एंड ही सेज आपने बेरिलियम का इक्विवेलेंट मास तो सही निकाला था, लेकिन वैलेंसी आपसे रॉन्ग कैलकुलेट हो गई, 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है। और अगर बेरिलियम की वैलेंसी 2 है दैट विल गिव यू एटॉमिक मास व्हाट, 9। और अगर इसका एटॉमिक मास 9 है तो ये लिथियम और बोरॉन के बीच में बिल्कुल बिल्कुल सही सेट कर रखा है, ये गलत नहीं है। आपने इसका एटॉमिक मास गलत कैलकुलेट किया था, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी कि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए, बट एक्चुअली ये लिथियम और बोरॉन के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर मेंडलीव ने इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स के, जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास डाउटफुल थे कि प्रॉपर्टीज तो मैच करिए किसी और ग्रुप के साथ, लेकिन एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो किसी और ग्रुप में आने चाहिए, तो इस तरीके के एलिमेंट्स की जो डाउटफुल एटॉमिक मास थे उनको क्लैरिफाई करने में हमारी बहुत मदद की। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंस यहाँ पे रही इनकी, सिस्टमैटिक स्टडी, प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स एंड करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक मास। ठीक है, तो बहुत ही उम्दा काम, बहुत सारे एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम तक, उनको भी इन्होंने हमें डिस्कवर एक तरीके से करके दे दिया कि एलिमेंट्स आएगा यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी के साथ आएगा, जरा ध्यान रखिएगा फ्यूचर में आएगा। ठीक है, और डाउटफुल एटॉमिक मास को इन्होंने क्लैरिफाई किया, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, ये भी बहुत उम्दा काम रहा हमारे लिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो पीरियोडिक टेबल के अंदर, और उनको ठीक करने में मेंडलीव ने हमारी मदद की। तो ये सब कुछ समझ में आता है। अगर आपको समझ में आता है, क्लियर होता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस, आई एम निशा, आप कर सकते हैं यहाँ पे, और कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट, आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स इन द इजीएस्ट वे।